नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आने वाला समय बहुत कुछ बदला हुआ होगा और ख़ास तौर पे चीन के अंदर जो तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां दुनिया के सामने एक नई चुनौती लाने वाली हैं, एक नए हालात खड़े करने वाली हैं। एक ऐसी परिस्थिति बनने वाली है जिसको लेकर अभी से अनुमान लगा लेना ठीक रहेगा। आज हम एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शी जिनपिंग का जो तीसरा टर्म उनको मिलने वाला है इसमें क्या होगा, कैसा होगा, और इस बार क्या चीन ज़्यादा एग्रेसिव होकर सामने आने वाला है और जो एग्रेशन वो लाने वाले हैं वो किस दिशा में होगा। पश्चिमी मीडिया का एक नज़रिया अलग है, लेकिन जो वामपंथी समझ के लोग हैं वो इस बदलाव को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि चीन जो इशारे कर रहा है वो कुछ और कह रहा है। क्या होने वाला है चीन में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चीन में अब सरकार की नई नीति क्या होने वाली है ये समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से हम एक ऐसा नया चीन देखने वाले हैं जो अमेरिकन पूंजीवादी नीतियों से लगातार दूर जाता हुआ दिखाई देगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का जो CPC है उसकी एक बैठक चल रही है। बैठक क्या चल रही है, उसका अधिवेशन चल रहा है और उसको कहते हैं वो लोग कांग्रेस। ये उनकी 20वीं कांग्रेस है जो महाधिवेशन चल रहा है। उसने वहाँ बैठे हुए सारा का सारा जो उद्योगपति समुदाय है, कैपिटलिस्ट हैं, और ख़ास तौर पे जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, दुनिया भर के जो अडानी अंबानी हैं, उन सब के लिए टेंशन खड़ी कर दी है। उनका एंटीना खड़ा कर दिया है। और एंटीना जो खड़ा कर दिया है वो इसलिए कर दिया है कि शी ने जो भाषण दिया है वो भाषण पूरी दुनिया को अलर्ट कर देने वाला है। और ये भाषण बता रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में नीतियां चीन की होने वाली हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति को वहाँ बैठक से किस तरह से उठाकर ले जाया गया ये हमने देखा। सुरक्षाकर्मी उठा के ले गए, शी जिनपिंग के बगल में बैठे थे। क्या वजह है, कौन से कारण हैं, वो अभी निकल के आने हैं। पश्चिमी मीडिया कुछ अनुमान लगा रहा है जिनका कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात शी जिनपिंग ने कही है वो आपको पीछे यादों में ले जाती है। मैंने वीडियो बनाए थे, आपको याद होगा कि कैसे वहाँ के पूंजीपतियों को चीन अपने साइज में रखता है और उनको किस तरह से कंट्रोल में रखता है। वो इसका परवाह नहीं करता कि बिजनेस इंडस्ट्री ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे या अमेरिका में होता है कि हर कीमत पे हमको बिजनेस को ही ध्यान देना है। उन्होंने अपने यहाँ पे, आपको याद होगा कि किस तरह से पूरे जो हाईटेक सेक्टर है, इसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर है, उसको रोन दिया। सरकार ने प्रॉपर्टी सेक्टर को मदद नहीं की। अगर वो लड़खड़ा रहा था तो लड़खड़ाने दिया। जो आपका वहाँ कोचिंग का कारोबार है, ऑनलाइन एजुकेशन का कारोबार था, बड़ी बड़ी कंपनियाँ थीं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि इनके कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसलिए बंद करो, ये सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होगी। ये मैंने वीडियो बनाया था। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया। वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति रोते हुए नज़र आए, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। याद होगा मैंने आपको एक दीदी कैब के बारे में बताया था कि किस तरह से उस कैब कंपनी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, क्योंकि उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की। वहाँ पे जाके उसने कुछ पैसे बनाए, तो चीन को लगा कि ये कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा है। तो जो उद्योगपति हैं उनको लेकर वो बहुत सख्त रवैया अपनाता रहा है। और सख्त रवैये के पीछे चीन की एक ख़ास नीति है जिसका नाम है कॉमन प्रॉस्पेरिटी, साझा समृद्धि। ये नीति है जो कम्युनिस्टों की विचारधारा से निकल कर आती है। वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है और ये विचारधारा कहती है कि पूरा सारे संसाधन देश के सबके हैं, उस पर सबका समान अधिकार है। लेकिन इस बीच में ये सवाल हमेशा उठता रहा कि एक तरफ तो आप समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके यहाँ पे पूंजीवाद बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट निकल के आ रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है।
मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ के जो मज़दूर हैं वो कितनी दुर्गति के बीच में जी रहे हैं, उनको सोने तक का समय नहीं मिलता है, ओवर टाइम कर कर के मारे जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ये बताया था, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो सारे हालात हैं, ये हालात कम से कम एक वामपंथी विचारधारा के हालात तो नहीं है। तो इस चीज़ के बीच में ये जो नई कॉमन प्रॉस्पेरिटी वाला जो एक सूत्र वाक्य है, ये उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको पक्का करता है। वो सीधे सीधे समाजवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको पूंजीवाद को भी सींचना है। और जब सोवियत संघ था तो ये माना जाता था कि चीन की आर्थिक नीतियाँ अमेरिका के नज़दीक हैं, अभी भी वैसी हैं। तो चीन का ये जो भाषण है इस बार शी का, ये उन आर्थिक नीतियों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जो साझा समृद्धि की जो धारणा है उस पर ज़्यादा सख्ती से अब पालन किया जाएगा। ये माऊ के ज़माने से है। तो अब आप सोचेंगे कि जब साझा समृद्धि पे जाने का मतलब क्या है, आपको लगेगा क्या रॉबिन हुड की तरह सरकार सारे उद्योगपतियों का पैसा छीन के पब्लिक में बांट देगी? दिमाग में आता है। आमतौर पे वामपंथ को लेकर हम लोग यही समझते हैं, यही धारणा है, यही विचारधारा है। लेकिन सरकार ऐसा करने नहीं जा रही है। उसने उसको एक माइल्ड नाम दिया, साझा समृद्धि, लेकिन इसमें वो उद्योगपतियों की हालत ख़राब करने वाली है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वहाँ टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा, गरीब परिवारों की मदद करने के लिए स्कीम बढ़ा दी जाएंगी, रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगा और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं दी जाएंगी। ये एक लक्ष्य है। जब मैं गरीब परिवार कहता हूँ तो वहाँ गरीब परिवार की परिभाषा अलग है, क्योंकि गरीबी वहाँ से दूर की जा चुकी है। चीन में जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से अब कोई गरीब नहीं रहता है, कई साल हो गए हैं। कुछ उद्योगपति कह रहे हैं कि अब वहाँ पे हालात ख़राब होने वाले इंडस्ट्री के लिए। अर्थशास्त्री एलिसिया गार्सिया हेरेरो ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि धनी लोगों को चेतावनी दी गई है चीन में, और उनसे कहा गया है कि वो अभी जिन जिन आर्थिक मुश्किलों का सामना जो लोगों को करना पड़ रहा है उसको देखते हुए अब हमको जो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, धन का पुनर्गठन करने की नीति पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 2049 तक चीन को महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाने का जो सपना है उस लाइन पे वहाँ की पार्टी निकल पड़ी है। यानी सबके पास समान वेल्थ होगी, तभी तो आप महान समाजवादी राज्य की बात करेंगे। और ये लक्ष्य 2049 का है, हालांकि बहुत दूर है, लेकिन शी जिनपिंग जिस ताकत से निकल के आ रहे हैं और जब वो बात करते हैं कि संयुक्त समृद्धि की, तो इससे पता चलता है कि ये जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की नीति है ये उसी दिशा में चीन को ले जाने वाली है। क्योंकि हाल के जो दशक हैं इसमें जो कैपिटलिज्म चीन लेके आया, दुनिया की फैक्ट्री बन गया, उसके कारण गरीब और अमीर की खाई बहुत बड़ी है, लगातार बढ़ती रही है, जैसे कि भारत में हो रहा है। एक तरफ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ उद्योगपतियों के पास बहुत सारे पैसे होते जा रहे हैं। और इसके लिए चीन सरकार कुछ नए लक्ष्य लेकर आने वाली है। भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में हेरफेर, वित्तीय धोखाधड़ी और टैक्स चोरी के धन को पहले निशाना बनाया जाएगा, उसको छीना जाएगा, उसको सरकार अपने काम में लाएगी। इसके अलावा और अलग अलग तरह की चीज़ें लाई जाने वाली हैं। आवास को लेकर भी एक नीति की बात की जा रही है कि उसको धन जो है वहाँ का उसका बराबरी का बंटवारा किया जाएगा। इसका मतलब आप भले ही देखने में मोटा मोटे चीज़ें दिखाई देती हैं कि भाई चलो वही वो गरीबों की अमीरों की दौलत ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसका मतलब बड़ा गहरा है। और इसका मतलब ये है कि आने वाला समय चीन को नॉन कैपिटलिस्ट स्टेट की तरफ धकेलने वाला है, एक ऐसे राज्य की तरफ धकेलने वाला है जहाँ वेलफेयर स्टेट प्रायोरिटी में होगा, कैपिटलिज्म कम प्रायोरिटी पे होगा। व्यापार उतना बड़ी चीज़ नहीं होगी स्टेट के लिए। ये उस देश का हाल है जो दुनिया में टॉप देश कैपिटलिज्म के ज़रिए बन चुका है, लेकिन कैपिटलिज्म से बाहर निकलना चाहता है और आम लोगों की बेहतरी के बारे में बात करना चाहता है। ब्रिटेन के बारे में मैं आपको मेरे दूसरे चैनल पे आज का ही वीडियो है,
कि किस तरह से ब्रिटेन भुखमरी के कगार पर पहुंच गया कैपिटलिज्म के कारण, किस तरह से अमेरिका महंगाई के कारण झेल रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग, वहाँ की खबरें उस तरह से नहीं आ पाती हैं क्योंकि मीडिया पूरा का पूरा कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों की हालत ख़राब है। पूरा यूरोप तबाही के कगार पे है। तो दुनिया को नए सिरे से एक सोचना भी पड़ेगा कि क्या हम पूरी तरह से जो उद्योगपतियों के हवाले चीज़ें कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये होगा वो होगा, क्या वो काम कर रहा है? क्या पूरी देश की दौलत, देश की संपत्तियाँ उद्योगपतियों को देने से क्या विकास हो सकता है, लोगों को नौकरियाँ मिल सकती हैं, या कोई और मॉडल भी हो सकता है? और वो और मॉडल चीन का मॉडल हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश किसी दूसरे मॉडल को देखना भी नहीं चाहते हैं। वो अपने मॉडल को हर जगह थोपने में लगे रहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में उनके उद्योगपति, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके कैपिटलिस्ट पैसा कमा रहे हैं और वहाँ से धन लेके आ रहे हैं। उनका एजेंडा है कि उनकी कमाई की संभावनाएं बढ़ाते रहना। उसी के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी सेना लगा रखी है, अपने पूरा रिसोर्सेज लगा रखे हैं। इमरान खान को देखिए, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बोला था, क्या हाल हुआ? चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। उस पूरे माहौल के बीच में कम से कम अमेरिका बदले ना बदले, वो क्रश करने की कोशिश करे, लेकिन वामपंथी विचारधारा सही है गलत है ये समझने का मौका लोगों को मिलेगा, क्योंकि अभी तक चीन समाजवाद के रास्ते पर नहीं चला था। सोवियत यूनियन, सोवियत संघ चला था, लेकिन उसको किसी तरह से डिस्टेबलाइज हो गया, कर दिया गया, नहीं पता हमको। कुछ लोग कहते हैं गोरबाचेव को प्लांट किया गया था, कुछ लोग कुछ कहते हैं। लेकिन बहरहाल आने वाला समय बहुत रोचक होगा। और भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात इसलिए है कि वहाँ पे जब चीन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जो सीमा पे जो स्कफल हुआ है उसके वीडियो चलाए गए थे। इसका मतलब यह है कि चीन की प्रायोरिटी में भारत की सीमा है, और ये आगे जाकर अगर संबंधों को सुधारा नहीं गया तो दोनों देशों के लिए सरदर्द हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।